Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. I am your chemistry teacher Shelly ma'am and we are studying our chapter mole concept. तो बच्चों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट का आज लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो मेथड्स मोल कॉन्सेप्ट में है वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंक्लूडिंग एनसीईआरटी प्रॉब्लम। So without wasting our time, let's start methods to express concentration. Now students, concentration को express करना, suppose आपके पास एक कंटेनर है और इसमें 1 लीटर लिक्विड है, ठीक है। मान लो 1 लीटर पानी ले लिया तो 1 लीटर सॉल्वेंट, ठीक है। वाटर है जिसमें आप कोई चीज डिसॉल्व करोगे, दैट इज सॉल्वेंट। नाउ स्टूडेंट्स, मान लो आपने 10 ग्राम शुगर इसमें ऐड किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 ग्राम शुगर को 1 लीटर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन जो है बच्चों, वैसे तो लिक्विड है ना, वॉल्यूम ही लिया जाता है। लिक्विड को मेजर करने का तरीका क्या है, वॉल्यूम, 1 लीटर 2 लीटर 10 लीटर। लेकिन इन केस आपके पास लैब में मेजरिंग सिलेंडर अवेलेबल नहीं है ना, वॉल्यूम में नहीं लिया, मेरे पास है ना वेइंग मशीन है तो मैंने वे कर लिया, कोई फर्क पड़ना नहीं है उससे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन बनाने के लिए वॉल्यूम ना लेकर के वेट वाला यूनिट ले लिया, वे कर दिया। तो 1 लीटर की जगह मान लो मेरे पास 1 किलो सॉल्वेंट है, क्लियर। और सॉल्यूशन बनाना है तो मैंने इसमें भी क्या किया, 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया। तो 2 तरीके हैं बच्चों, 1 लीटर में घोल दो, 1 किलो में घोल दो, ठीक है। जनरली लिक्विड का वॉल्यूम ही लिया जाता है बट वेट भी ले सकते हो। तो 10 ग्राम शुगर इन 1 kg, 10 ग्राम शुगर इन 1 लीटर। नाउ स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करो। जो आपने ये 10 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया 1 लीटर पानी के अंदर, क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन क्या हुई। तो देखो 10 ग्राम पर लीटर है ना, 10 ग्राम शुगर पर लीटर सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन क्या हुई बच्चों, तो हम कहेंगे कंसंट्रेशन अगर लिखनी है यहां पे तो यहां कंसंट्रेशन है 10 ग्राम पर लीटर, क्लियर। 10 ग्राम शुगर 1 लीटर में है तो कंसंट्रेशन है 10 ग्राम पर लीटर। अब अगर मैं यहां की बात करूं तो देखो 10 ग्राम शुगर पर केजी सॉल्वेंट, 10 ग्राम शुगर पर केजी वाटर, 10 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है। तो यहां अगर मैं आपसे कहूं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करो तो आप कहेंगे भाई आपने जो डिसॉल्व किया है वो तो है 10 ग्राम पर किलोग्राम। तो कंसंट्रेशन ऐसे भी मेजर कर सकते हैं, 10 ग्राम पर किलोग्राम और 10 ग्राम पर लीटर। अब बच्चों ध्यान से देखो, ग्राम पर लीटर, ग्राम है वेट, लीटर है वॉल्यूम। तो ग्राम पर लीटर यूनिट क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। नाउ ग्राम पर किलोग्राम, तो यूनिट क्या बन रही है बच्चों, ग्राम पर किलोग्राम। ग्राम भी वेट, किलोग्राम भी वेट, तो यूनिट क्या बन रही है, वेट बाय वेट यूनिट। तो बच्चों कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके मिले, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, वेट बाय वेट यूनिट, है ना। वेट बाय वॉल्यूम 1 लीटर में घोला, वेट बाय वेट यानी 1 किलो में घोला। अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हो सकता है, मान लो एक लिक्विड है दूसरा भी लिक्विड है तो मैं एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिलाऊं तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके को एक्सप्रेस करेंगे, वेट बाय वॉल्यूम एंड वेट बाय वेट। नाउ वी हैव 2 मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। तो हम कहेंगे कौन से, तो बच्चों एक तो है आपके पास वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, फर्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम यूनिट और सेकेंड जो है दैट इज वेट बाय वेट यूनिट, क्लियर। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट। नाउ स्टूडेंट्स, वेट बाय वॉल्यूम जो भी घोलना है वो 1 लीटर में घोलना है ना। वट एवर यू वॉन्ट टू डिसॉल्व इन 1 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम है तो 1 लीटर में डिसॉल्व करो। अब बच्चों 1 लीटर में मोल्स को घोल दिया, सो इट विल बी मोलारिटी, ठीक है। 1 लीटर में मोल्स है तो मोलारिटी, ग्राम इक्विवेलेंट मास है तो हो गया नॉर्मेलिटी।
और ग्राम फॉर्मूला मास है बच्चों, तो इट विल बी फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी हम क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मेलिटी भी थोड़ा बहुत इस साल है, थोड़ा बहुत नेक्स्ट ईयर क्लास 12th में चैप्टर सॉल्यूशन के अंदर ये दोनों टॉपिक्स मिलेंगे। देन वेट बाय वेट, तो बच्चों वेट बाय वेट को भी 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट वन मोलालिटी, अभी आपको सेम लग रहा होगा मोलारिटी और मोलालिटी। तो बच्चों मोलारिटी तो है कैपिटल एम, 1 लीटर में कितने मोल्स है। मोलालिटी है स्मॉल एम, 1 किलो में कितने मोल्स है। आफ्टर दैट वेट परसेंट या मास परसेंट, तो मास परसेंट लिख दिया, एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो थर्ड वन इज मोल फ्रैक्शन। तो आप देख सकते हो वी हैव 2 मेथड्स टू मेजर कंसंट्रेशन, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट, वेट बाय वेट यूनिट। वेट बाय वॉल्यूम, जो भी डिसॉल्व करना है दैट शुड बी इन 1 लीटर। अब 1 लीटर में मोल्स डिसॉल्व करने हैं तो मोलारिटी, ग्राम इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व करना है तो नॉर्मेलिटी, ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व करना है तो फॉर्मेलिटी। 1 किलो में मोल्स घोले तो मोलालिटी, परसेंटेज निकाल ही सकते हैं, मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक दिक्कत नहीं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के 2 तरीके हैं, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। फर्स्ट टॉपिक वी हैव मोलारिटी। अब मोलारिटी क्या होता है, तो देखो मोलारिटी अभी तो लिखा हमने 1 लीटर में कितने मोल्स घोले। अब जिसको घोलते हो डिसॉल्व करते हो दैट इज सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व करते हो दैट इज सॉल्वेंट। अब जनरली ऐसा होता है कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, बट हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं। मान लो एक कंपाउंड है एक्स, उसका वेट है 200 ग्राम, और दूसरा जो है मैंने ले लिया वाटर, है ना। तो 200 ग्राम जो एक्स है उसको मैंने क्या किया, 100 ग्राम पानी में घोल दिया, मे भी डिसॉल्व हो जाए। तो पानी सॉल्वेंट है कि एक्स सॉल्वेंट है, क्योंकि पानी तो 100 ग्राम ही है, 100 ग्राम वाटर, और एक्स जो है दैट इज 200 ग्राम। तो बच्चों लेस और मोर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। जनरल ऐसा होता है भी जिसको घोलते हैं दैट शुड बी लेस, और जिसके अंदर डिसॉल्व करते हैं दैट शुड बी मोर, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन बोलेंगे आप कि सॉल्यूट क्या होता है, तो देखो पानी में नमक डालो, नमक क्या हो गया, फिजिकल स्टेट चेंज हो गया, पानी में जाते ही नमक सॉलिड तो नहीं रहेगा। शुगर डाल दो, सॉलिड नहीं रहेगा। यूरिया डाल दो, सॉलिड स्टेट में नहीं रहेगा। ग्लूकोज डाल दो, गायब हो जाते। तो पानी में जाके ये सब चीजें गायब हो जाती है, मतलब इनका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। तो वो सब्सटेंस जिसका फिजिकल स्टेट वाटर में चेंज हो जाता है दैट इज सॉल्यूट, और चेंज नहीं होता है दैट इज सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट हमेशा सेम रहता है, और अगर चेंज हुआ यानी वो सॉल्यूट है, ठीक है। तो जनरली आपको ऐसे पता करना है ना। अब सॉल्यूट कम ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और सॉल्वेंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और इक्वल दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन, क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स मोलारिटी, तो देखो मोलारिटी यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जिसको घोला है उसके कितने मोल्स है। तो डेफिनेशन क्या बना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है दैट इज मोलारिटी, ठीक है। तो यूनिट क्या हुई बच्चों, तो 1 लीटर में कितने मोल्स है, तो यूनिट हो गया मोल पर लीटर, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होता है कि 1 लीटर तो आपने सॉल्वेंट लिया था, तो आपको ऐसे लिखना चाहिए था 10 ग्राम पर लीटर सॉल्वेंट, लेकिन आप तो लिख रहे हो 10 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन। तो मुझे एक चीज बताओ कि मान लो ये लेवल है इसका, है ना, ये आपका बीकर है, ये लेवल है, दिस लेवल इज अप टू 1 लीटर, ठीक है। अब मैं अगर इसमें शुगर डाल दूं कितना भी, तो ये लेवल अप थोड़ा ना होगा, है ना। जो लिक्विड का लेवल है बच्चों वो तो फिक्स्ड रहेगा। अब मैं इसमें कितना भी शुगर ऐड करूं ये लेवल अप नहीं होगा। तो अगर मैंने 1 लीटर वाटर लिया है या फिर मैंने उसमें शुगर डाल दिया तो भी वो 1 लीटर ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम,
क्लियर? पानी में कितनी शक्कर घोल दो, उसका लेवल कभी अप नहीं होगा, वॉल्यूम कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि शुगर क्या, वाटर के बीच बीच में जो स्पेस है वहां शुगर क्या आ जाती है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती। क्लियर? लेकिन यहां वेट चेंज होता है, तो हम सॉल्वेंट, जब वेट की बात करेंगे तो हम सॉल्वेंट लिखेंगे, क्योंकि अगर 1 kg में अगर मैं 1 ग्राम भी मिलाऊं तो वेट चेंज हो जाएगा। लेकिन 1 लीटर में अगर मैं कोई वेट डिसॉल्व कर रही हूं तो बच्चों वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई मैंने वहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन लिख दिया। नाउ ये यूनिट हो गया। अब मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम जो है बच्चों दैट शुड बी इन लीटर। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है, दैट इज मोलारिटी। अब मोल कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो हमें मोल्स का फॉर्मूला तो क्लियर है। मोल का फॉर्मूला बताने की जरूरत नहीं, मोल इक्वल्स टू मास, गिवन मास किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास। ये मोल्स का फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को यहां पे पुट कर दो, तो बच्चों नेक्स्ट मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास अपॉन मोलर मास। नाउ पर लीटर तो 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की जगह आपके पास वॉल्यूम मिलीलीटर में है। अगर लीटर है तो डायरेक्ट 1 बाय वॉल्यूम लिख दो। इन केस लीटर की जगह आपको मिलीलीटर दिया हुआ है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, तो 1000 क्या हो जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो जो फाइनल फॉर्मूला है दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज मोलारिटी। क्लियर? तो ये एक सिंपल सा मोलारिटी का फॉर्मूला है। अगर मोल्स गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, मास गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज मोलारिटी। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 4.9 ग्राम्स H2SO4 dissolved in 500 ml solution, find molarity। तो बच्चों H2SO4 को घोला है तो H2SO4 सॉल्यूट है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो हम कह देंगे 4.9 ग्राम्स मास हो गया। आफ्टर दैट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब आपको H2SO4 का मोलर मास फाइंड करना है। तो बच्चों एक हाइड्रोजन का मास आपको पता है 1, सल्फर का मास पता है 32 और ऑक्सीजन का मास पता है 60। तो मोलर मास फाइंड कर लो, कितना हो जाएगा 1 into 2 प्लस 32 प्लस 16 into 4 इक्वल्स टू हो जाएगा 98। तो मास हो गया, मोलर मास हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, कितना है, तो 500 ml, 500 ml। अब आप फाइंड कर लोगे फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो आप फाइंड करो मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट भी किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में। आफ्टर दैट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम भी किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर। नाउ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं मोलैरिटी। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास कितना है 4.9, मोलर मास कितना है 98 into 1000 डिवाइडेड बाय 500। नाउ 49 2 जा 98, तो ये तो 20 हो गया, 500 का 2 टाइम्स हो गया 2000, तो 2 2 कैंसिल, आंसर हो गया 1/10। तो जो आपका आंसर है दैट इज m/10। m मतलब मोलारिटी, मोल पर लीटर।
तो आप ऐसे लिख दो m/10, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 मोल पर लीटर, वो एक ही बात है। ठीक है, 0.1 मोल पर लीटर वो भी ठीक है, 0.1 m लिखेंगे तो भी ठीक है ना, जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर लेना। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन था मोलैरिटी पे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 1.22 ग्राम्स बेंजोइक एसिड, 1.22 ग्राम जो है बच्चों बेंजोइक एसिड ले लेंगे। यहाँ पे बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, फाइंड मोलैरिटी। तो देखो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो है 1 लीटर, बेंजोइक एसिड आपका सॉल्यूट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इज 1.22 grams. नाउ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, क्या फॉर्मूला होता है बेंजोइक एसिड का? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है C6H5COOH। नाउ स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का आपको पता है 1। सो मोलर मास फाइंड करेंगे, C6 12 into 6 प्लस 1 into 5 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 16 into 2 प्लस 1। सो फाइंड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 122। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है दैट इज 1 लीटर। ठीक है, अब अगर यहां 1 लीटर है तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में 1000 लिखने की जरूरत ही क्या है? मास अपॉन मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं, वॉल्यूम लीटर है ना। 1000 क्यों लिया था? क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में था, तो मिलीलीटर नहीं है ना बच्चों, आपके पास 1 लीटर है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। क्या फॉर्मूला यूज करोगे? एक बार और लिख देती हूँ बिना लीटर के, तो क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट मास, सॉल्यूट मास अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का। और 1 इसलिए लिखा क्योंकि भाई वॉल्यूम जो है वो लीटर में, मिलीलीटर नहीं है, तो 1000 लिखने की जरूरत नहीं। अब सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूट मास देखो कितना है, 1.22 है ना, तो सॉल्यूट मास 1.22। ठीक है, मोलर मास 122 इंटू 1000 डिवाइडेड, सॉरी 1000 क्यों लिखे, 1 ही लिख देना, तो 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है 1 लीटर। ठीक है, तो अब बताओ, पॉइंट उड़ा दिया तो 122 कैंसिल, तो मोलैरिटी कितना हो गया 0.1 m। क्लियर, या m/100 भी लिख सकते हो। सो दिस इज मोलैरिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। तो मोलैरिटी का क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं मोलैरिटी पे बेस्ड। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 grams in enough water to form 250 ml of the solution। तो बच्चों मोलैरिटी निकालनी है कब? 4 ग्राम NaOH को तुमने डिसॉल्व किया 250 ml सॉल्यूशन में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट, तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट है 4 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सो सॉल्यूट क्या है आपके पास NaOH, तो NaOH का मोलर मास फाइंड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, Na का जो मास है दैट इज 23, ऑक्सीजन का जो मास है 16, हाइड्रोजन का 1। तो हम ले लेते हैं, देखो 23 प्लस 16 प्लस 1, तो ये आएगा 40। नाउ वॉल्यूम कितना है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है 250 ml। ठीक है, अब मोलैरिटी फाइंड कर लो। तो अब फॉर्मूला लर्न है बच्चों, मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट 4 ग्राम्स, तो 4 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 40, तो 40 इनटू 1000 लिख दो क्योंकि वॉल्यूम तो मिलीलीटर में दिया हुआ है। कितना है? 250 ml है ना, तो 250 ml। नाउ 250 4 टाइम्स हो गया 4000 और ये कितना हो गया 1/10,
तो मोलारिटी जो आ गई बच्चों, या तो आप लिख देंगे कितना 0.4 m, क्लियर, या फिर क्या लिख सकते हैं 2/5 m भी लिख सकते हैं, है ना। और आंसर जो बनेगा दैट इज 2/5 m, ये भी पॉसिबल है। सो दीज सिंपल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन मोलारिटी, कोई टेंशन नहीं है मोलारिटी में। अब बच्चों मोलारिटी के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मेलिटी भी पढ़ लेते हैं, इन केस काम आ जाए आपको नॉर्मेलिटी। तो देखो मोलारिटी तो था 1 लीटर में कितने मोल्स है ना, सॉल्यूट के कितने मोल्स है, पूरा सॉल्यूशन 1 लीटर। नॉर्मेलिटी जो वो मोल्स की बात नहीं करती है, नॉर्मेलिटी कितना है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट है। तो एक बार डेफिनेशन लिख दूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter solution, present in 1 liter solution is called normality। ठीक है, सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंस है 1 लीटर के अंदर, दैट इज नॉर्मेलिटी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम जो है बच्चों दैट शुड बी इन लीटर। ठीक, अब फिर परेशान हुए कि भाई ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, तो ग्राम मतलब तो वेट, इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट वेट। तो मोल्स क्या था, मास अपॉन मोलर मास, या वेट अपॉन इक्विवेलेंट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन जब ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट या मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो जब नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लिखना है तो इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, और किस में होगा, तो हम कहेंगे ग्राम्स, अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, equivalent mass of solute into 1 upon volume of solution। इन केस वॉल्यूम जो है वो मिलीलीटर में है, तो बच्चों अगर यहां मिलीलीटर है तो उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 आ गया न्यूमरेटर में। ये तो ये सिंपल फॉर्मूला है। देखो अगर मोलैरिटी फाइंड करना हो तो मोलर मास लिख देना, नॉर्मेलिटी फाइंड करना हो तो इक्विवेलेंट मास लिख देना। अब प्रॉब्लम है कि इक्विवेलेंट मास तो पढ़ा ही नहीं, तो इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे वो बता देती हूँ, क्योंकि यहां तो न्यूमेरिकल करने आपको। तो बच्चों देखो इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड करेंगे, तो इक्विवेलेंट मास के लिए आपको लिखना है मोलर मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन, है ना, सब्सटेंस या कंपाउंड लिख देती हूं, चलो मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो भी आपके पास कंपाउंड है, डिवाइडेड बाय ए या बी या सी या वी। ठीक है, ए बी सी वी। अब ए बी सी वी क्या है, तो बच्चों देखो ए जो है, ए है एसिडिटी, बी जो है, बी है बेसिसिटी। ठीक है, सी, तो सी है चार्ज, और वी, तो वी है वैलेंसी। तो ए बी सी वी, एसिडिटी, बेसिसिटी, चार्ज या वैलेंसी, कुछ भी ले सकते। नाउ व्हाट इज एसिडिटी, तो बच्चों एसिडिटी रिलेटेड टू बेस, एसिडिटी जो है वो बेस से रिलेट होती है। अब बेस क्या, तो बेस जो OH आयन देता है, तो NaOH एक बेस है, तो एक्वस सॉल्यूशन में NaOH क्या देगा, OH माइनस देगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, COH2, तो एक्वस सॉल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या देगा, 2 OH आयन देगा। ठीक है, तो अब एक बेस कितने OH आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं एसिडिटी। क्लियर, तो बेस
के लिए, है ना, एसिडिटी किसके लिए, तो हम कहेंगे बेस से रिलेटेड है। होगा क्या, तो नंबर ऑफ OH माइनस आयंस गिवन बाय बेस। ठीक है, एक बेस एक्वस सॉल्यूशन में कितने OH आयन देगा, तो बेस की क्या हो गई, एसिडिटी। नाउ स्टूडेंट्स, बेसिसिटी जो है दिस इज रिलेटेड फॉर एसिड, रिलेटेड विद एसिड। ठीक है भाई, एसिड की बेसिसिटी और बेस की एसिडिटी। अब एसिड क्या, तो जो H प्लस आयन देता है, ठीक है, और कितने दे रहा है वो उसकी बेसिसिटी, है ना। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, नंबर ऑफ H प्लस आयंस गिवन बाय an acid in aqueous solution। ठीक है, एसिड कितने H आयन देता है, दैट इज बेसिसिटी। अब बात रही चार्ज की, तो चार्ज किस पे होता है, रेडिकल्स पे होता है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि सल्फेट का इक्विवेलेंट मास निकालो, तो सल्फेट का SO4-2, तो बच्चों चार्ज क्या है, चार्ज 2 ले लो, है ना। फॉस्फेट का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो चार्ज कितना ले लो, 3 ले लो। हाइड्रोक्साइड का निकालो, तो चार्ज 1 ले लेना, है ना, माइनस मत करना क्योंकि वेट कभी माइनस में थोड़ा ना होता है, तो चार्ज लेना इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और वैलेंसी तो इसको आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे, फिलहाल इन 3 से आप काम चला लेना। अब बच्चों ABCV इसको हम N फैक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन N फैक्टर हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स के अंदर। ठीक है, तो फिलहाल इससे आपका काम चल जाएगा, आप नॉर्मेलिटी आराम से फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, सपोज मैं क्वेश्चन लिख देती हूं, 4.9 grams H2SO4 dissolved in 100 ml solution. Find normality। ठीक है, आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, 4.9 ग्राम H2SO4 है, तो सॉल्यूट मास लिख दे। सॉल्यूट मास तो हम कह देंगे सॉल्यूट मास है 4.9 ग्राम्स। ठीक है, सॉल्यूट मोलर मास, तो घोला तो अपने H2SO4 को है, तो H2SO4 का मोलर मास, अभी 2 क्वेश्चन पहले हमने फाइंड किया था, 98। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट मास, क्योंकि नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है तो मुझे मोलर मास तो चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास। तो बच्चों इक्विवेलेंट मास होता है मोलर मास अपॉन H2SO4 क्या है, एसिड है, H2SO4 एसिड है, तो एसिड की क्या होती है, बेसिसिटी, तो मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। अब H2SO4 कितने H प्लस आयन देगा, तो H2SO4 2 H आयन देगा, देख के बता सकते हो। ठीक है, तो मोलर मास आपका 98 और बेसिसिटी कितनी है, 2, है ना। बेसिसिटी 2 क्यों है, क्योंकि H2SO4 क्या देगा, 2 H प्लस आयन देगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास आ गया आपके पास 49। नाउ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या फॉर्मूला था, सॉल्यूट मास, सॉल्यूट मास ग्राम्स में होना चाहिए अपॉन इक्विवेलेंट मास, सॉल्यूट का इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम कहाँ है, 100 ml है ना, तो 1000 लिख देते, तो इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर। नाउ नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट मास कितना है 4.9, इक्विवेलेंट मास कितना है 49 इंटू 1000 एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है 100 ml। ठीक है, पॉइंट उड़ा दो, तो ये तो पूरा डेटा ही कैंसिल हो गया, तो बच्चों नॉर्मेलिटी हो गई 1 नॉर्मल, है ना, यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लियर, तो नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करेंगे, समझ में आ गया, इक्विवेलेंट वेट लेना है,
इक्विवेलेंट वेट एसिड का हो तो बेसिसिटी। अब एसिड अब चेक कर लो भाई, HCl है तो एक HIN देगा, H2SO4 है तो 2 HIN देगा, H3PO4 है फॉस्फोरिक एसिड तो 3 HIN देगा। लेकिन ध्यान रखना अगर H3PO3 है फॉस्फोरस एसिड तो फिर वो 2 HIN देगा। ठीक है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन करने के लिए देख सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेस की एसिडिटी होती तो बेस में तो ऐसा कोई दिक्कत आएगा नहीं, NaOH है OHN बंद कर देना, CaOH2 है OHN2 कर देना, और AlOH3 है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो OHN बच्चों 3 कर देना। तो ये है एसिडिटी और बेसिसिटी। इससे आप इक्विवेलेंट मास फाइंड करेंगे और इससे हम क्या कर लेंगे, नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेंगे। क्लियर? अब बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट of temperature on molarity। मोलारिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, या मैं कह दूं मोलारिटी की जगह मान लो नॉर्मेलिटी आ गया, फॉर्मेलिटी आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो देखो आपको क्या बताना है कि भाई मोलरिटी बेस्ट है कि मोलालिटी, है ना। तो बच्चों को लगता है भाई लीटर लिक्विड है तो वॉल्यूम में ही मेजर करना चाहिए, लीटर ही लेना चाहिए तो बेटर है। लेकिन प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों, देखो टेम्परेचर के साथ चीजें बदल जाती है। अगर हम बात करें वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन की तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर प्रेशर कांस्टेंट हो। ठीक है, जितना ज्यादा आप लिक्विड को गर्म करते हैं या टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम तो बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो टेम्परेचर इंक्रीजेस वॉल्यूम इंक्रीजेस, और वॉल्यूम बढ़ गया तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। देखो वॉल्यूम बढ़ गया, पहले 1 लीटर था अब 1 से ज्यादा हो गया, तो बच्चों ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, है ना। V बड़ा है तो ज्यादा से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेट बाय वॉल्यूम डिक्रीजेस, वेट बाय वॉल्यूम यूनिट डिक्रीजेस। तो इन शॉर्ट आपको कहा जाए तो आपको क्या बताना है, मोलरिटी डिक्रीजेस। मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ कम हो जाती है। मोलरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलरिटी कम हो जाएगी। सो मोलरिटी क्लियर, नॉर्मेलिटी क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी वेट बाय वेट यूनिट। ठीक है, तो देखो मोलैलिटी, तो मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर में कितने मोल्स है। मोलैरिटी क्या है, 1 लीटर में कितने मोल्स है। तो मोलैलिटी क्या है, 1 kg सॉल्वेंट, 1 किलो सॉल्वेंट में कितने मोल्स है। तो मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अगर बच्चों आपके पास 1 किलो सॉल्वेंट है तो उसमें सॉल्यूट के कितने मोल्स है, दैट विल बी मोलैलिटी। अब फॉर्मूला या पहले यूनिट देखें तो देखो 1 किलो में कितने मोल्स है, तो मोल पर केजी। अब आपको लगेगा मैंने सॉल्वेंट लिखा है, मोलैरिटी में तो मैंने सॉल्यूशन लिखा था। तो मैंने आपको कहा था वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, कितना ही सॉल्यूट डाल दो वॉल्यूम 1 लीटर रहेगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो जो पानी लिया था वो भी 1 लीटर, और कुछ भी घोला कुछ भी डिजोल्व किया तो सॉल्यूशन बना वो भी 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्वेंट 1 लीटर सॉल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1 किलो है, उस 1 किलो में अगर मैं कुछ डिजोल्व करूंगी तो वेट तो बदलेगा ना बच्चों। 1 केजी में मैंने 1 ग्राम भी डिजोल्व कर दिया तो वो 1 पॉइंट क्या हो गया, 1.001 केजी हो गया। ठीक है, या फिर 1001 ग्राम्स हो गया, 1001 ग्राम हो गया। ठीक है, तो वेट में वेट मिलाओगे तो चेंज होगा, लेकिन वॉल्यूम में वेट मिलाओगे तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब यूनिट तो मोल पर केजी। ठीक है, यहां हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट है दैट इज लिक्विड है, उस केस की बात चल रही है ना। अब मोल्स पर केजी हो गया आपका यूनिट। अब मोलैलिटी, तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
सॉल्यूट की मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और मास जो है दैट शुड बी इन केजी। अब मोल का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। मोल क्या होगा बच्चों, मास किस में, ग्राम्स में, अपॉन मोलर मास। तो एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, मोलैलिटी इक्वल्स टू, मोल की जगह मैंने लिख दिया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 इसलिए लिख रही हूं क्योंकि इन केस मास ऑफ सॉल्वेंट आपको ग्राम्स में दिया हुआ हो तो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केस मान लो ग्राम्स में है तो किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 1000 आपका न्यूमरेटर में आ गया। तो देखो सेम फॉर्मूला है, मोलैरिटी था तो भी मास अपॉन मोलर मास तो था ही, क्योंकि घोलने तो उसमें भी मोल्स है, इसमें भी मोल्स है ना, 1000 भी था। लेकिन यहां है मास ऑफ सॉल्वेंट और वहां था वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर? तो मोलैलिटी क्या है बच्चों, तो हम कहेंगे मोलैलिटी जो है दैट इज वेट बाय वेट यूनिट है, ठीक है। मोलैलिटी क्या है, वेट बाय वेट यूनिट है। अब आपको ये क्लियर है कि वेट जो है वो टेम्परेचर से रिलेट नहीं करता है, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ वेट का क्या लेना, वेट तो है जितना ही रहेगा, ठीक है। तो वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगी तो वेट बाय वेट यूनिट क्या होगी, अनअफेक्टेड। मतलब मोलैलिटी डू नॉट डिपेंड, डजंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। मोलैलिटी का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। जबकि मोलैरिटी में आपने देखा था कि मोलैलिटी क्या थी, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मोलैरिटी कम हो रही थी, ठीक है। और यही लिख दें, बट मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर घटाओ बढ़ाओ मोलैलिटी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहां हमारा टर्म क्लियर होता है मोलैलिटी। अब एक सिंपल सा प्रॉब्लम ले लेते हैं मोलैलिटी पे। मान लो आपको कह दिया 4 ग्राम NaOH dissolved in 100 grams water, ठीक है। NaOH तो 4 ग्राम है और वो 100 ग्राम वाटर में डिजॉल्व है। फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 4 ग्राम NaOH, तो NaOH आप डिजॉल्व करने वाले हो तो सॉल्यूट मास जो है दैट इज 4 ग्राम्स। नाउ मोलर मास, तो सॉल्यूट कौन है, NaOH, इसी को डिजॉल्व किया जा रहा है तो सॉल्यूट मोलर मास, तो मोलर मास Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी 40, तो मास हो गया, मोलर मास हो गया। डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स वाटर यानी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट जो है दैट इज 100 ग्राम्स। अब फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी। तो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, मोलैलिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट मास। सॉल्यूट मास किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में, अपॉन सॉल्यूट मोलर मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। नाउ स्टूडेंट्स, मोलैलिटी, सॉल्यूट मास तो NaOH कितना है 4 ग्राम, मोलर मास 40 इंटू 1000 इसलिए लिखा है क्योंकि सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में गिवन है, कितना है 100 ग्राम, तो 100। तो बच्चों मोलैलिटी हुई 1 मोल पर केजी आप लिख सकते हैं ना। मोलैलिटी क्या होता है, मोल पर केजी। तो या तो आप स्मॉल m लिखेंगे या फिर आप लिखेंगे मोल्स पर केजी, मोलैलिटी। नाउ अब तक हमने फाइंड कर लिया है मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी और मोलैलिटी। एक टॉपिक और है बच्चों,
मास परसेंट। तो देखो मास परसेंट या वेट परसेंट एक ही बात है, मास परसेंट और वेट परसेंट। तो परसेंटेज तो फाइंड करना आता है ना, मास जो भी कंपोनेंट है उसका मास, क्योंकि मास परसेंट फाइंड कर रही हूं, तो कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास या मोलर मास लिख दो इनटू 100। ठीक है, तो सॉल्यूशन की बात चल रही है, अच्छा सॉरी कंपोजिशन नहीं है, सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो जो भी सॉल्यूट है उसका मास अपॉन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो ये वेट परसेंट या मास परसेंट हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, जो मास है वो ग्राम्स में लेना है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 grams solution, mass of solute present in 100 grams solution, that is mass percent। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट, और वो होना चाहिए ग्राम्स में, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी होना चाहिए ग्राम्स में इनटू 100। तो ये हो गया मास परसेंट। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख दें यहीं पे। मान लो आपको दिया हुआ है 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन 90 grams वाटर, फाइंड वेट परसेंट। तो वेट परसेंट मास परसेंट एक ही चीज है। तो बच्चों ग्लूकोज तो है 10 ग्राम, तो ग्लूकोज क्या हो गया सॉल्यूट, तो ग्लूकोज हो गया आपका 10 ग्राम सॉल्यूट मास। वाटर है 90 ग्राम्स यानी सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट है 90 ग्राम। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, 90 ग्राम वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया तो ओवरऑल कितना हो गया 100 हो गया। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है सोल्यूशन। तो सॉल्यूशन मास कितना हुआ बच्चों, तो 10 प्लस 90 यानी कि 100 ग्राम्स। बस अब क्या फाइंड करना है, मास परसेंट। तो सीधा मास परसेंट के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट 10, सॉल्यूशन कितना है 100 इंटू 100, तो जो आंसर है दैट इज 10%। तो ये है मास परसेंट कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन क्या होता है, देखो परसेंट किस में होता है 100 में होता है, तो फ्रैक्शन होता है एक में, है ना। अगर पूरा चीज ही आपका एक है उसमें आपका हिस्सा कितना है, जैसे एक पिज्जा है ना, और 4 पीसेस में बट रहा है और आपने एक उठा लिया, तो आपका हिस्सा एक में कितना आया 1/4। 2 पीस उठा लिए तो 1/2, और 3 पीस उठा लिए तो 3/4, है ना, और पूरा है तो 1। तो फ्रैक्शन यानी एक में हिस्सा कितना है, दैट इज फ्रैक्शन। तो हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है ना, क्योंकि आपने क्या बताया 1/4, 1/2, 1/3/4 यहां कंप्लीट है ना, तो वो एक रेशियो है। तो मोल फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, रेशियो ऑफ moles of one component to the total moles of all components। ठीक है बच्चों, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके मोल। तो मोल फ्रैक्शन याद रखना है, एक के मोल अपॉन सबके मोल। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा, एक के मोल अपॉन सबके मोल। भाई जिसके फाइंड करने उसके मोल ऊपर रख दो और टोटल मोल नीचे रख दो। तो अब हम सॉल्यूशन की बात करें ना बच्चों, तो सॉल्यूशन में तो 2 ही चीजें हैं, लाइक द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, एक तो सॉल्यूट है, दूसरा क्या है सॉल्वेंट है ना। तो सॉल्यूट के मोल मैंने मान लिए स्मॉल n
और सॉल्वेंट के मोल क्या मान लिए, कैपिटल एन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं टोटल मोल, तो आप क्या कहेंगे, टोटल मोल स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि नहीं मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, तो मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल। ठीक है, और इसको मैं लिख देती हूं एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नाउ एक्स सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल, तो ये हो गया एक्स सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन एक कंपोनेंट के मोल अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल। अब सॉल्यूट के फाइंड करने तो स्मॉल एन ऊपर रख दो, सॉल्वेंट के फाइंड करने तो कैपिटल एन ऊपर रख दो। ठीक है, अब बच्चों एक्स सॉल्यूट क्या था, तो आपके पास एक्स सॉल्यूट था, एक्स सॉल्यूट है स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन। एक्स सॉल्वेंट क्या है, तो वो है कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। नाउ ऐड कर दो, एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, तो स्मॉल एन अपॉन एन प्लस एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन प्लस एन। नाउ एलसीएम ले लेंगे आप, एन प्लस एन। ठीक है, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, एन प्लस एन, यानी कि 1। तो बच्चों इन शॉर्ट आपको इतना नहीं करना है, फ्रैक्शन है तो देखो जैसे परसेंटेज है तो ओवरऑल 100 ही हुआ ना, अगर मेरे पास 60 है तो आपके पास 40 है, तो सामने वाले के पास 10 है। ठीक है, तो फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन तो एक में हिस्सा, तो दोनों मिला दोगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1। तो ये है सिंपल मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सो बच्चों एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, मोलालिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी है, द डेंसिटी ऑफ 3m ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml। तो बच्चों NaCl सॉल्यूशन है, डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की, 1.25 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी सॉल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml। नाउ 3m NaCl, तो बच्चों 3m NaCl का क्या मतलब हुआ, यानी मोलारिटी 3 है, तो 3m मतलब हो गया 3 मोल्स पर लीटर। तो 3 मोल्स पर लीटर यानी जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम हो गया आपका 1 लीटर। नाउ 3 मोल मतलब NaCl 3 मोल है, तो NaCl तो बच्चों सॉल्यूट है ना, तो सॉल्यूट मोल फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो बच्चों सॉल्यूट मोल 3 है, मास हमें फाइंड करना है, और मोलर मास, तो Na का मोलर मास 23, Cl का 35.5, तो 35 और 38 58 हो जाएगा ये। तो देखो मास किसका, सॉल्यूट का, मास ऑफ सॉल्यूट। सो इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 इंटू 58.5 यानी 150, 24, 174 और 175.5 मास ऑफ सॉल्यूट जो है बच्चों दैट इज 175.5 ग्राम्स। ये हो गया आपका सॉल्यूट मास। तो सॉल्यूट मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, तुम्हें मोलेलिटी फाइंड करनी है। मोलेलिटी में आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूशन का मास फाइंड कर लेते। तो देखो डेंसिटी तो है ही ना आपके पास, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी अगर आप सॉल्यूशन की पुट करेंगे, मास सॉल्यूशन का आएगा, वॉल्यूम सॉल्यूशन का पुट कर। तो सॉल्यूशन मास जो है, सॉल्यूशन मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी कितना है, 1.25 ग्राम पर ml है, तो वॉल्यूम तो आपका 1 लीटर है ना, और ml की बात करें तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 ml। तो 1.25 इंटू 1000 करें ना, क्योंकि ये ग्राम पर ml है बच्चों,
तो सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज 1250 ग्राम्स। तो अब आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया, सॉल्यूट का मास भी है, तो सॉल्वेंट का मास फाइंड कर ले। तो बच्चों सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कितना है 1250, इसमें से आप माइनस कर लेंगे 175.5, तो आपको मिल जाएगा सॉल्यूट का मास। अब 1250 में से आप 175.5 माइनस कर लो तो ये होगा 1074.5 ग्राम्स। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी देखो, मोल्स के टर्म में भी तो हमें एक फॉर्मूला आता है, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट मोल है हमारे पास, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और केजी में होना चाहिए बच्चों, है ना, अगर ग्राम से तो फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू सॉल्यूट मोल, तो देखो NaCl है ना 3m, 3 मोल पर लीटर, तो सॉल्यूट मोल तो आपके पास 3 थे ऑलरेडी, तो सॉल्यूट मोल है 3, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है 1074.5, लेकिन ये ग्राम से तो 1000 से डिवाइड करोगे तो ये इधर आ जाएगा। अब आपको मोलैलिटी फाइंड करनी है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5, तो ये आएगा अराउंड आपका 2.79 मोलैलिटी है, तो मोल पर केजी। क्लियर, आपको मोलैरिटी दी हुई थी, डेंसिटी दी हुई थी, तो डेंसिटी वॉल्यूम है, मोलैरिटी है मतलब मोल पर लीटर, तो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब मोलैरिटी मतलब सॉल्यूट के मोल्स आ गए आपके पास, तो इससे आप सॉल्यूट के मास निकाल सकते हो। तो सॉल्यूट मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया, माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। आफ्टर दैट आप मोलैलिटी फाइंड कर ली। क्लियर, तो बच्चों इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है एनसीईआरटी से रिलेटेड मोल कॉन्सेप्ट के सारे टॉपिक्स फ्रॉम क्लास 11, कुछ भी नहीं छूटा है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की, और जो भी आप स्टडी मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी शीट्स कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस की। तो आई होप आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चैप्टर का थियोरी हमारा कंप्लीट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट के अलग अलग शीट्स के प्रॉब्लम्स और अलग अलग बुक्स के कुछ इंपॉर्टेंट और टिपिकल प्रॉब्लम्स के लिए। सो टिल देन आपको क्या करना है, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।